जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है 10 तारीख से आप लोगों का शुरू हो रहा है। तो बहुत से लोगों का पेपर 10 जनवरी को भी होगा। तो अब आप लोगों को घबराना नहीं है, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। जितना भी आप लोग पढ़े हैं बस उसको अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। बाकी सभी लोगों को जो जो चीज़ें चाहिए, कैसे कैसे क्या पेपर करना है, क्योंकि देखिएगा सबसे बड़ी चीज़ है इस बार कि 60 मिनट में ही आप लोगों को पेपर करना है। तो उस 60 मिनट के लिए आप लोग क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि उसको आप पेपर को अच्छे से कर पाएँ। तो पहले तो आप लोग एक दो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइएगा, और मॉक टेस्ट आप लोग कोशिश करिएगा कि कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट जो हैं वो आप लोग कंप्यूटर पे लगाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि देखिएगा, मोबाइल और कंप्यूटर में अंतर होता है, वहाँ आपको कैसे समय बचाना है, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर मैं एक शाम या कल को एक वीडियो ला दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको देखकर अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, बाकी हम लोग समय न गवाते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि शेर शाह सूरी ने, ठीक है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस स्थान पर पराजित किया? दिल्ली, चौसा, चित्तौड़ या मालवा? बताइएगा। देखिएगा, शेर शाह सूरी जो था इसने चौसा के युद्ध में, किसके? चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। और इस चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। फिर इसने कन्नौज के युद्ध में या बिलग्राम के युद्ध में, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसमें हुमायूं को दोबारा पराजित किया 1540 ईस्वी में, और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। और इसने शासन कब तक किया? तो 1540 से 1555 तक दिल्ली पर शेर शाह सूरी का कब्जा रहा है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इसने क्या बनवाया था? अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है। किसका? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? किसी को पता हो तो बताइएगा। तो शेर शाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। सासाराम बिहार में स्थित है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इसको अगर किसी को पता हो तो वो लोग बता दीजिएगा। शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है। चलिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय? तो देखिएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। साथ में ही इनके साथ और कौन थे? तो यमजी रनाडे भी थे। कौन थे? यमजी रनाडे, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो गुलामगिरी। कौन सी लिखी है? गुलामगिरी। अच्छा, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश। और दयानंद सरस्वती ने कौन सा समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है। और दयानंद सरस्वती ने ही कौन सा नारा दिया? तो वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने तो ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी की? ब्रह्म समाज की। इन्होंने ही मिरातुल अखबार निकाला। कौन सा? मिरातुल अखबार निकाला। इन्होंने संवाद कौमुदी नामक पत्रिका छपवाई, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत कराया। सती प्रथा का अंत कराया, ये भी आप याद रखिएगा। इनको ही क्या कहा जाता है? नव जागरण का दूत कहा जाता है इनको, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी दूसरे प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा आप लोगों का। आगे बढ़ें। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 93 या अनुच्छेद 87? तो बताइएगा। तो देखिएगा, अनुच्छेद 85 में क्या है? तो संसद के सत्र हैं। क्या है?
संसद के सत्र हैं। और संसद में कितने सत्र होते हैं? तो 3 होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था संसद में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। 79 में क्या है? तो अनुच्छेद 79 में क्या है? आपकी संसद है। और अनुच्छेद 93 में क्या है कि लोकसभा में एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होगा। ठीक है। और अनुच्छेद 87 में क्या है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण है। क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 80 में क्या है? बताइएगा। राज्यसभा है। अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा है। अनुच्छेद 81 में क्या है? तो लोकसभा है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लोकसभा के अध्यक्ष मतलब प्रोटेम स्पीकर जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा। प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? देखिएगा, लोकसभा जो अध्यक्ष जिसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, इसका काम क्या होता है? तो नए लोकसभा के जो सदस्य बनते हैं, नए लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना। नए लोकसभा सदस्यों को क्या करना? शपथ दिलाना। या किसका काम होता है? तो प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। और यह कुछ समय के लिए मतलब अस्थायी होता है। कुछ समय के बाद जब स्थायी अध्यक्ष मिल जाता है तब इसको क्या कर दिया जाता है? इसको हटा दिया जाता है। और इसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 5वां प्रश्न है कि बेतवा किसकी सहायक नदी है? गंगा की, यमुना की, गोदावरी की? 2 बार गोदावरी लिख गया है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा गंडक की। ठीक है, बताइएगा यमुना किसकी सहायक नदी है? सॉरी, बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो देखिएगा, बेतवा जो है वह यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। अच्छा, यमुना किसकी सहायक है? तो यमुना गंगा की सहायक है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, यमुना नदी यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से, बंदर पूंछ पर्वत से। ठीक है, इसका क्या होता है? उद्गम होता है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन है? यमुना की सहायक कौन कौन सी हैं? तो एक तो आपकी बेतवा है, केन है, चंबल है, टोन्स है, हिंडन है। ठीक है, और कौन सी है? गिरी नदी है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, यमुना के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो भैया यमुना के तट पर ही भारत की राजधानी दिल्ली शहर स्थित है। ठीक है, बाकी मथुरा, आगरा ये सब तो स्थित ही हैं। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6ठा कि फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल? बताइएगा, फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिएगा कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा फ्लेमिंगो त्यौहार जो है वह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था उगादी कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक में। कल्पौद कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी कर्नाटक में। अच्छा, गणेश पूजा महाराष्ट्र में। काला घोड़ा महोत्सव
ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में। केरल में कौन सा होता है, जल्दी से बताइएगा। केरल के, अच्छा यहीं पर होता है हम्पी और यहीं पर होता है कंबाला। ठीक है, चलिए केरल के त्यौहार जो हैं वह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ें। 7वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है, बताइएगा। लुसाने, बेंगलुरु, जिनेवा या चेन्नई। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो चेन्नई के अंदर स्थित है। अखिल भारतीय पूछा है, ठीक है। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, तो चेन्नई में है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आपसे पूछ ले कि शतरंज दिवस कब मनाते हैं, क्या पूछ ले, शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो शतरंज दिवस मनाते हैं 20 जुलाई को। कब, 20 जुलाई को। अच्छा, अखिल भारतीय शतरंज संघ जो है इसके अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय अध्यक्ष कौन है, संजय कपूर हैं। कौन है, संजय कपूर हैं। अच्छा, अभी उत्तर भारत में 44वीं चेस ओलंपियाड हुआ था, ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ था, तो इसका भी आयोजन कहाँ पर हुआ था, चेन्नई के अंदर हुआ था। अब मैंने आपको बताया था इसमें विजेता कौन रहा था और उपविजेता कौन रहा था, तो आप लोग विजेता देश बताइएगा कौन रहा था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 7वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि 2022 के अनुसार भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं, 18, 10, 7 या 20। तो देखिएगा भारत में कितने बायोस्फीयर हैं, तो 18। कितने हैं, 18। देखिएगा एक कौन सा है, कोल डिजर्ट, नंदा देवी, कच्छ का रण, पंचमढ़ी, पन्ना, ठीक है, सिमलीपाल, सुंदरबन, नोकरेक, मानस, डिब्रू साइखोवा, देहांग वैली, ठीक है, कंचनजंगा, शेषाचलम, नीलगिरी, अगस्ता मलाई और, ठीक है, ये इतने सारे क्या हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अच्छा, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, पहला बायोस्फीयर रिजर्व तो कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी। कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी। और दूसरा पूछ ले तो नंदा देवी। कौन सा हो जाएगा, नंदा देवी। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, कच्छ का रण, जिसमें जंगली गधे पाए जाते हैं, और कहाँ पर, गुजरात में। नंदा देवी कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा, उत्तराखंड में। नीलगिरी तो ये दक्षिण भारत में। 9वां प्रश्न है कि पहले एशियाई खेल किस शहर में हुए थे, बीजिंग, नई दिल्ली, टोक्यो या सिंगापुर। तो देखिएगा पहले एशियाई खेल जो है वो कहाँ हुए थे, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो पहले एशियाई खेल हुए थे नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में। कब, 1951 में। कब हुए थे, 1951 में हुए थे। अगर यहीं आपसे पूछ लेता कि दूसरे कब हुए थे, ठीक है, तो दूसरे हुए थे कहाँ पर, मनीला में। कहाँ पर, मनीला में, 1954 में। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा कि 2023 में एशियन गेम्स कहाँ होंगे, 2023 में एशियन गेम तो चीन में होंगे। कहाँ पर होंगे, चीन में। 2026 में कहाँ होंगे, 2026 में एशियन गेम्स कहाँ होंगे, तो नागोया, जापान में। ये चीन के होंगहो शहर में होंगे, ठीक है, नागोया, जापान में, ठीक है। अच्छा, 2030 में कहाँ पर होंगे, तो 2030 में एशियन गेम्स जो होंगे वो दोहा में होंगे। और दोहा कहाँ, कतर, जहाँ पर अभी क्या हुआ,
फीफा हुआ है। अभी कतर में क्या हुआ था? तो फुटबॉल का विश्व कप अभी फीफा में ही हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि किस देश ने नागरिकता गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है? जर्मनी, पुर्तगाल, भारत, दक्षिण अफ्रीका। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा किस देश ने की है? तो पुर्तगाल ने। किसने? किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है? तो पुर्तगाल ने। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो लिस्बन है। क्या है? लिस्बन है। ठीक है, अच्छा किसी को जर्मनी की राजधानी पता हो तो बताइएगा। जर्मनी की कैपिटल बताइएगा। बर्लिन। और जर्मनी के इस समय चांसलर कौन है? जर्मनी के चांसलर बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शॉल्ट्स। कौन है? ओलाफ शॉल्ट्स। अच्छा, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। और यहाँ के पीएम कौन है? तो एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच नमा संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2022 शुरू हुआ? अमेरिका, सेशेल्स, फ्रांस या नेपाल। बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा अमेरिका के साथ में कौन सा होता है? तो अजय बारियर होता है। कौन सा होता है? अजय बारियर होता है। और कौन सा होता है? तो वज्र प्रहार होता है। ठीक है, सेशेल्स के साथ में भारत ने अभी कौन सा युद्धाभ्यास किया है? तो कौन सा किया है? लामित्य किया है। अच्छा, सेशेल्स की राजधानी किसी को पता हो तो बताइएगा। फ्रांस के साथ में कौन सा होता है? तो गरुण होता है। और कौन सा होता है? वरुण होता है। ठीक है, नेपाल के साथ में अभी हमने दिसंबर माह में ही संपन्न किया है, तो कौन सा होता है? सूर्य किरण होता है। सेशेल्स की राजधानी किसी को पता हो तो बताइएगा। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि गरुण शक्ति किसके साथ में होता है? गरुण तो फ्रांस के साथ में होता है, लेकिन गरुण शक्ति किसके साथ में होता है? तो इंडोनेशिया के साथ में। किसके साथ होता है? इंडोनेशिया के साथ में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हैंड इन हैंड किसके साथ में होता है? हैंड इन हैंड तो किसके साथ में होता है? चीन के साथ में भारत का होता है। ठीक है, अच्छा सेशेल्स की राजधानी किसी को पता हो तो जल्दी से बताइएगा। तो सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी क्या है? तो विक्टोरिया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? पहली बार किसको बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया है या पहले भारतीय कौन बने हैं? प्रोफेसर पवन सिंह, प्रोफेसर अशोक मेहरा, प्रोफेसर प्रशांत कमल, प्रोफेसर दीपक धर। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोई पहली बार कोई भारतीय शामिल हुआ है तो कौन बने हैं? प्रोफेसर दीपक धर जो हैं इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि माउंट मेन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान, फिलीपींस, इक्वाडोर या हवाई द्वीप। तो देखिएगा जापान में कौन सी है? तो फ्यूजियामा है। कौन सी है? फ्यूजियामा है। ठीक है, फिलीपींस में कौन सी है? तो माउंट ताल है। इक्वाडोर में कौन सी है? तो कोटोपैक्सी है।
और हवाई द्वीप में कौन सी है? तो किलायू है। कौन सी है? किलायू है। और माउंट मेयन भी कहाँ पर है? तो फिलीपींस के अंदर ही स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि विषुवियस कहाँ है, विषुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। तो यह कहाँ पर है? इटली के अंदर है। ठीक है। स्ट्रामबेली कहाँ पर है? तो यह भी कहाँ पर है? इटली में ही है। माउंट एटना कहाँ पर है? तो माउंट एटना भी कहाँ पर है? इटली के अंदर है। ठीक है। अच्छा, माउंट ताल के साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए पिनाटुबो कहाँ पर है, तो फिलीपींस के अंदर है, पिनाटुबो। ठीक है, ये भी फिलीपींस के अंदर ही है, याद रखिएगा इतनी सारी। बाकी इस प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़े। देखिए अगला प्रश्न है कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका या यूरोप? तो देखिएगा पंपास घास के मैदान जो हैं वो अर्जेंटीना प्लस उरुग्वे। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब अगर कहा जाए तो कहाँ पाए जाएंगे? साउथ अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों देश कहाँ के हैं? उत्तर अमेरिका के हैं। ठीक है। ब्राज़ील में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो कैंपास पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो बेल्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है। और यूरोप में कौन से पाए जाते हैं? तो स्टेपीज पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? स्टेपीज। आपसे पूछ ले कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ये दक्षिण अमेरिका होगा, सॉरी, ये अर्जेंटीना। और आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेरीज कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर अमेरिका में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर इसको सही कर लेना, दक्षिण अमेरिका कर लेना, उरुग्वे और अर्जेंटीना वाला। ठीक है। अच्छा, लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, बताइएगा। तो कहाँ पाए जाएंगे? दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका में भी कहाँ पर? तो वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला। ठीक है, या ये इतना सब आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? इनसे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं, इतने ही होते हैं। ठीक है, तो सवाना घास के मैदान ये पाए जाते हैं अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है, बताइएगा। लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ 5 वर्ष तक, जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, बताइएगा। अच्छा प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिएगा 5 वर्ष नहीं होता है, कि जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, जब तक उसे लोकसभा में क्या हो, बहुमत प्राप्त रहेगा, बहुमत का समर्थन रहेगा, तब तक वह प्रधानमंत्री रहेगा। अगर मान लिया 2 साल पहले ही समर्थन ले लिया किसी ने, तो 2 साल पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो फिक्स कोई थोड़ी है 5 वर्ष तक। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब बर्फ़ पिघलती है तब इसका आयतन बढ़ता है, इसका आयतन घटता है या बढ़ता है, ऊपर से अंदर और अंदर से काली हो जाती है, या आयतन समान रहता है, बताइएगा। तो देखिएगा जब बर्फ़ पिघलेगी तो उसका आयतन क्या होगा, घटेगा। ठीक है, क्या होगा, घटेगा, याद रखिएगा। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है, बताइएगा। एड्रिनल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो देखिएगा
सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अच्छा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है ये क्या करती है? तो ताप का नियंत्रण करती है, टेम्परेचर, ठीक है, ताप का नियंत्रण करती है। अच्छा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है? तो मास्टर ग्लैंड, मतलब मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग होती है। किसका? अग्र मस्तिष्क का भाग होती है। अच्छा, इसी हाइपोथैलेमस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? या भावनाओं का केंद्र होती है। किसका? भावनाओं का केंद्र होती है। जो आप लोगों को क्या होता है? प्यार, भूख, गुस्सा, घृणा, ठीक है, ये सब किससे आती है? तो हाइपोथैलेमस से आती है। जब तुम कहते हो मेरे बाबू ने खाना नहीं खाया तो मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, तो ये जो भावनाएं निकलती है ना, वो सारी किससे आती हैं? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा आती हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, पीयूष ग्रंथि क्या होती है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विज्ञान की भाषा में मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी से लिख लीजिएगा। इसको हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजी। क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिर आगे से मत कहना है कि तुम्हारे चक्कर में हमको भूख नहीं लग रही है, तो तुम्हारा हाइपोथैलेमस गड़बड़ है बेटा, सही करा लो उसको, ठीक है। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताइएगा। मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु या कानपुर? देखिएगा, ब्रेबोर्न स्टेडियम जो है वो कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। मुंबई में ही क्या है? वानखेड़े है। कौन सा स्टेडियम है? वानखेड़े स्टेडियम है। लखनऊ में कौन सा है? इकाना है। कौन सा है? इकाना है, ठीक है। अच्छा, इसका इकाना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? जल्दी से बताइएगा। बेंगलुरु में कौन सा है? तो यम चिन्ना स्वामी है। कौन सा है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम है। और कानपुर में कौन सा है? तो ईडन गार्डन, सॉरी, ईडन गार्डन तो कलकत्ता में है। कानपुर में कौन सा है? ग्रीन पार्क है। बूम बूम अफरीदी ने बचाई ग्रीन पार्क में धूम। ईडन गार्डन कहाँ पर है? तो अभी मैंने बताया कलकत्ता में है। आपसे प्रश्न बनेगा कि अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? तो ये अरुण जेटली कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? बताइएगा। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है, जो कि सबसे बड़ा भी है। तो ये सब भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? अब देखिएगा, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, एक बार भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। रात के 9:30 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्विज होगा, आप लोग वहाँ भी जुड़ सकते हैं और अपना क्विज में अपनी चीज़ें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बताइएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो देखिएगा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, कौन सी? प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके लिए कितनी की गई? 48,000 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके लिए 68,000 करोड़। 19,500 करोड़ जो है इसमें किसके लिए की गई है? तो सौर विद्युत ऊर्जा के लिए, सौर विद्युत के लिए, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि 60,000 करोड़ तो हर घर नल योजना के तहत 60,000 करोड़, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कहाँ से शुरू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू हुई थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किसे निक्षय मित्र और टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया? दीपा मलिक, युवराज सिंह, अंशिता शरद कमल या पीवी सिंधु? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? दीपा मलिक को। किसको? दीपा मलिक जो हैं इनको निक्षय मित्र और टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी देखो भैया, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया होगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, आप क्विज वगैरह दे सकते हैं, इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, या और भी एडिशनल चीज़ें हैं तो वो आपको वहाँ पर मिल सकती हैं। बाकी सभी से निवेदन है, चैनल को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो में एक पॉजिटिव कमेंट भी आप लोग करिएगा। बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जय हिंद।